जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की रिगार्डिंग हमारा जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, उनसे प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें से किसने जो है बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सिगमंड फ्रॉइड, होवार्ड गार्डनर, अल्बर्ट आइन, जीन पियाजे। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सारे आपके, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, तो शिक्षा शास्त्रियों ने कई सिद्धांत दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि आपने देखा होगा आपके सीटेट के एग्जाम में भी, चाहे फ्रायड हो, जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, इन सबके फिलोसफीज आते हैं। इसको तो चैनल पे हमने नहीं करवाया है, बट आपने देखा है कि प्रीवियस के क्वेश्चन के सेट में इनसे क्वेश्चन आ रहा है। तो हम एक सिद्धांत वाली वीडियो को जरूर अपडेट करेंगे प्लेलिस्ट में, बशर्ते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल पे अपना योगदान दें, यानी लाइक शेयर जरूर करते रहें। हम एक जो है नोट्स जो प्रॉपर होता है उसको बना के किसके कौन से सिद्धांत हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम एक साथ करा देंगे। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ यूनिट, हमने सोचा प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी है, बहुविध प्रज्ञा, यानी जो हमारी मेधा होती है, हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि होती है, वो आप देखिए कि वो कितने प्रकार के, या आपका जो फिलॉसफी है, सोचने का जो दर्शन है, वो कह सकते हैं कि मल्टीपल है। तो यहाँ पे ये हार्वर्ड गार्डनर जो है, होवार्ड गार्डनर कहते हैं, इन्होंने बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गार्डनर ने ये कहा कि जो बुद्धि का स्वरूप है, जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, वो एकाकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। आपने ही देखा होगा कि आपका दिमाग एक समय में क्या सिर्फ एक ही काम में एक्टिव रहता है? अगर सिंगल आपका बुद्धि होता, सिंगल इंटेलिजेंस होता, तो एक टाइम में एक ही काम करता, तो फिर कितना बढ़िया रहता कि आप पढ़ रहे हैं, फुली कंसंट्रेट पढ़ाई पे है। ऐसा नहीं कि एक तरफ पढ़ाई करें, दूसरी तरफ आपकी बुद्धि ने कहा चलो भाई भूख लगा है, तीसरी तरफ एक बुद्धि कह रही नहीं चलो घूम आओ। तो ये मल्टीपल बुद्धि कैसे काम करता, मल्टीपल इंटेलिजेंस है कि नहीं है? तो सिंगल इंटेलिजेंस वर्सेस मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये थियरी जो है हमारे दिमाग में आता है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने देखा कि हमारा जो इंटेलिजेंस वो मल्टीपल, एक साथ बहुत सारे काम को कर सकता है, वो एकाकी ना होकर बहुप्रकारी है। उसने कुल ये भी बताया, किसने? गार्डनर ने ये भी बताया कि आपकी जो बुद्धि होती है वो 7 तरह की है। ये सातों बुद्धि जब एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, प्रत्येक क्रियाशील होने के ढंग अलग होते हैं। जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट टाइम आप अगर मेरे साथ जो कन्वर्सेशन में इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, तो क्या पता आपके दिमाग में और भी बहुत सारे थॉट चल रहे हो कि ये सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या इसके जगह मैं कुछ और पढ़ लूं, क्या इससे पेपर में आएगा या नहीं आएगा। तो आप ना देखिए उसी समय आपका जो इंटेलिजेंस है बहुत सारी चीजों को एक साथ एनालिसिस कर रहा है। तो ये है बहुविध प्रज्ञा का सिद्धांत जिसको गार्डनर ने दिया था। यहाँ पे देखिए द क्वेश्चन टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास विच एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप क्लास में जाते हैं तो कौन से लेवल के बच्चे हैं जिनकी योग्यता स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको लर्निंग करानी है? टैलेंटेड लेवल, वीक लेवल, एवरेज लेवल, डिफरेंट लेवल। आप ये सोचिए ना, एज ए टीचर आप क्लास में गए, आपकी क्लास में आपको ये देखना है कि टीच कराना है बच्चों को, उस समय आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी कि हम सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाएं, या वीक जो कमजोर बच्चे उन्हीं पे ध्यान दें, या डिफरेंट लेवल के बच्चों को देखें, या एवरेज लेवल। तो एक क्लास ऑन एन एवरेज के उस पे होना चाहिए कि कक्षा में जब भी हमको लर्निंग कराना है, उसके लिए विद्यार्थी की औसत स्तर की योग्यता का हमको ध्यान रखना कि हाँ, मान लीजिए क्लास 10th के बच्चों को आप पढ़ाने गए, तो ये ध्यान रखिए कि हाँ, ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि क्लास 10th के बच्चों को इतना टॉपिक आना चाहिए, इसके प्रीवियस में इसने इतने लेक्चर पढ़े होंगे। तो एक आपको क्योंकि 60 में बच्चे क्लास में 60 या 100 बच्चे हैं, ऑन एन एवरेज अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, पर्सनल लेवल पे ध्यान रखेंगे, तो फिर क्लास को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कक्षा में लर्निंग के लिए विद्यार्थी की एवरेज जो स्तर उनका होता है, उनकी योग्यता को ध्यान में रखिए, और सभी छात्रों से आप एक समान व्यवहार करिए, और अपने अध्यापन के दौरान, अपने टीचिंग के दौरान ये क्लियर कर दीजिए कि आपके लिए जितने भी बच्चे वहां पे हैं, कोई ना बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है, सभी विद्यार्थी बराबर है।
और सभी को आप सम्मान दें, उन सबके साथ सम्मान से बात करें, तो देखिए आपका क्लास का जो प्रभावशाली शिक्षण है, वो आपको कैसे ही बिल्कुल अलग ही टीचर बना देता है। विच स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू टू बिकम टीचर? शिक्षक बनने की आप किस कथन से बहुत ज़्यादा सहमत हैं? बिकॉज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई रोज़गार ना मिलना, फॉर कम्फर्ट, आराम के लिए, फॉर गेटिंग मोर मनी, अधिक धन प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग मोर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। शिक्षक बनने के लिए किसकी मतलब सहमति चाहिए, कौन सा चीज बहुत जरूरी है? तो शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा। कोई उसे गुरु कहता है तो कोई शिक्षक कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना होता है। अतः शिक्षक को समाज में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। तो आप बहुत अच्छे अपनी जो शिक्षण की, अगर आप कह सकते हैं कि उस कौशल को बहुत अच्छे से प्रयोग में लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है। अब हमने कहा था कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है, उसको हमने सब यूनिट में डिवाइड किया था। सब यूनिट में जो आपका ए पार्ट था, वो हमने जो है खत्म कर लिया। मतलब कि टीचिंग क्या होता है, विच व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक जो है नेसेसिटीज में क्या क्या चीजें आती है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या था, ये सारे हमने पहले ही कर लिया। अब जो आपका इसका आप यूनिट फर्स्ट का जो सब डिवाइड पार्ट होता है, वो बी सेक्शन में आता है कि अच्छा टीचिंग का तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ, जो टीचिंग है क्या है, कैसे है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। यहाँ तक हमने ये भी देख लिया कि शिक्षक का क्या गुण होता है। लेकिन वही है ना कि जो टीचिंग है आपका, वो एक त्रिआयामी, त्रिध्रुवीय है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम भी आता है, लर्नर सीखने वाला भी आता है, टीचर भी आता है। तो सारी क्वालिटी आपने टीचर की पढ़ ली, क्या बच्चों के अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं, जिसको ध्यान में रख के एक टीचर जाए तो उन बच्चों को पढ़ाए। तो शिक्षार्थी की विशेषताओं में ये ध्यान रखिए, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए, ये आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हम यहीं पे आपको समझा देंगे, कॉन्सेप्ट हम नहीं समझा पाए अभी, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जब हम व्याख्या करेंगे। समझिए कि एक किशोर जो बच्चा है, यानी आपको देखना है कि इसको क्या कहेंगे, एक एडोलसेंट है और दूसरा अडल्ट लर्नर है। तो एक शिक्षार्थी के तौर पे आप भी एक लर्नर ही हुए, सीखने वाले हुए। तो एक लर्नर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जिसको सीखना है भाई, जो उसको सिखाना उसकी तो देख लिया हमने, जिसको सीखना उसके अंदर भी तो कुछ गुण होने चाहिए। तो अगर जो बच्चा अडल्ट के उसमें आता है, वो कैसे सीखेगा, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और जो एडोलसेंट है उसमें क्या होना चाहिए। अब इसमें भी इनके अलग अलग रूपों में आपको देखना है कि उनका जो एकेडमिक क्या हाल रहा है, एकेडमिक के साथ उनका सोशल जो है इंटरेक्शन कैसा रहा है, या इमोशनल अगर आप देखेंगे, और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये करके आपका टॉपिक जो है, ये पूरा टॉपिक का नाम है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एडोलसेंट और एडल्ट का, और उनमें भी उनके एकेडमिक का, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल। एक टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस भी आया है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीधे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर, यानी सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि अडल्ट लर्नर की क्या विशेषता है, एडोलसेंट के क्या होते हैं। अब इसने सीधे सीधे कहा जो एक अडल्ट लर्नर होता है, वो अडल्ट लर्नर की जो शिक्षार्थी है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। वे परिपक्व शिक्षार्थी होते, जो अडल्ट होता है वो परिपक्व शिक्षार्थी होता है, दे आर मैच्योर्ड लर्नर, दे कैन एक्ट रेशनली, वे तार्किकता से काम कर सकते हैं, दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, वे संतुलित चयन करते हैं, दे कैन मेक बैलेंस चॉइस, और ऑफन क्वेश्चन कंटेम्प्रोरी वैल्यूज, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर वो प्रश्न उठाते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आपको हो सकता है कि लगे नहीं कि हाँ ठीक है, अडल्ट का तो सभी ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए अडल्ट लर्नर जैसे हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो भी चीजें हैं हमको बहुत ज्यादा उंगली पकड़ के नहीं सिखाना पड़ रहा है। तो अडल्ट लर्नर का एक लेवल तो होता है कि उनका जो मैच्योरिटी लेवल है,
यानी वो परिपक्व हो सकते हैं, हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग में जैसे ये है, बच्चे को रटाना है, मेमोरी लेवल पे बच्चों को रटाना है। एक लेवल आ गया कि हाँ भैया अंडरस्टैंड करना, वो पढ़ रहा है बच्चा, अपने आप समझ आ रहा है। एक हो गया लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतन का उच्च स्तर, जिसमें बच्चा मेच्योर भी है, वो तार्किक रेशनली अगर देखे तो ऐसी बातें भी कर सकता है, यानी उसका समझ का स्तर काफी अच्छा हो चुका है, ये समझिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना कि सबसे अच्छा उपयुक्त आपको उत्तर का चयन करना है, इसमें से सबसे ज्यादा जो है उपयुक्त जो है वो हमें पहचान करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका वो सभी तो ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट पूछा है ना, बात तो यही है कि अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, तो वो अपनी स्टेबल आइडेंटिटी खोजते हैं। दे सर्च फॉर ए रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी। ऑफन जो क्वेश्चन करते हैं वो कंटेम्प्रोरी वैल्यूज पे, बहुधा समसामयिक मूल्यों पे वो प्रश्न उठाते हैं। वो बच्चों की तरह नहीं कुछ भी पूछ लिया आपसे। तो यहाँ पे देखिए ये भी सही था, लेकिन बात तो वही थी ना कि हमको ये देखना था कि कौन सी विशेषताएं, अगर देखें इसमें पूछा ना कि कौन वयस्क, अच्छा इसमें पूछा है कि कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मेच्योर वो होंगे ही, रेशनल मतलब के तरीके से तर्क वाले भी होंगे, और साथ ही साथ अगर ये दोनों उनके अंदर है तो वे उस उचित स्थिर पहचान खोजते थे, नहीं ये अडल्ट का नहीं आता है। वे संतुलित चयन कर सकते हैं, सही है। मतलब एक तरीके से अपने पे इस चीज को अप्लाई करके देखिए ना कि थोड़ा सा हिंट मिलने पे आप पूरी टॉपिक को समझ सकते हैं। तो एक अडल्ट लर्नर की विशेषता की मेच्योरिटी लेवल इतना है, उनकी थॉट लेवल भी बहुत अच्छा है, जो भी चीजें चूज करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं। उनका एक अपना फिक्स टारगेट होता है, जैसे कि यूजीसी नेट क्लियर करना है तो करना है, पेपर फर्स्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। इनके विचारों में लोचशीलता नहीं होती। ये सारी चीजें जो होती है एक अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे देखिए फिर से आपको सिद्धांत मिल गया। हम वही सोच रहे हैं कि सिद्धांतों से क्वेश्चन कितना ज्यादा आता है। अब ऑपरेंट जो है कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय थॉर्नडाइक। ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पहले भी आया हुआ है, सीटेट वगैरह में बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की खोज किसने की है? पहले तो ये दिया कि कथन थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा है कि क्लासिकी अनुकूलन की खोज इवान पावलो ने दिया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग होता है। दोनों का बताया कि जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत होता है वो थॉर्नडाइक ने दिया, क्लासिकी दिया है तो इवान ने। अब हो सकता है आपने पहले से कभी भी सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल ही अजूबा लगे कि इतना कठिन हम कहाँ से करेंगे। तो डोंट वरी, ये सिलेबस में आपके सीटेट के होता है। इवन ये जो भी स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ता है उसमें हमने पहले ही बताया आपको कि एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा जगत में बहुत सारे ऐसे सिद्धांतकार हुए जिन्होंने बच्चों को किस तरीके से बहुत इफेक्टिव वे में पढ़ाया जाए उसके लिए इन्होंने अलग अलग रणनीति अपनाई, बहुत सारी प्रयोग अपनाया। तो इन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी है, चाहे वो पॉलाव ने दिया हो, थॉर्नडाइक ने दिया हो, वाइगोस्की ने दिया हो। इसके अलावा हम लोगों ने अभी बुद्धि के मल्टीपल बहुविध मेगा जो है बहुविध प्रज्ञा के बारे में देखा था, हॉवर्ड गार्डनर का, उनका भी सिद्धांत था। तो इन लोगों ने वही है कि इफेक्टिव वे में टीचिंग कैसे कराया जाए उसके लिए बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिया है। अब आपको अगर ये सिद्धांत पता होता है तो आप सीधे स्टेटमेंट सही करेंगे या गलत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आएंगे। तो कथन एक जो है वो गलत है, यानी जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन दंड और प्रबलन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया की खोज बीएफ स्किनर ने की थी। यानी प्रबलन मीन्स क्या होता है, जैसे प्रबलन जिसको एक तरीके से हम कहते हैं ना कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन में इन्होंने स्किनर ने क्या कहा कि दंड और प्रबलन दो चीजें हैं, कि दंड भी आपको मिले, प्रबलन, इनके द्वारा जो आपकी लर्निंग प्रक्रिया उसकी खोज हो सकती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यही है। और दूसरी चीज है कि बीएफ स्किनर जो है, तो ये जो बीएफ स्किनर ने दिया था वो सिद्धांत सही है, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो संगठन से अधिगम की खोज इवान पावलो ने की थी। यहाँ पे इन्होंने कहा पहला गलत है, क्योंकि जो पहला है वो बीएफ स्किनर ने खोज की थी, और जो सेकंड सही है क्योंकि जो क्लासिकी अनुकूलन संगठन से अधिगम की खोज इवान पावलो ने किया था। तो क्लासिकी यानी क्लासिकल जो कंडीशनिंग है वो सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सही नहीं था, उसका स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने नहीं किया था। यहाँ पे देखिए मैच जो है लिस्ट 1 को 2 से मैच कराना है। सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डेवलपर, विकासकर्ता। यहाँ पे देखिए इंडक्टिव
थिंकिंग दिया है, मिनोमोनिक्स स्मृति विज्ञान दिया, एडवांस ऑर्गेनाइजर अग्रिम संगठक दिया है, या सिंथेटिक समस्या समाधान की रचनात्मक विधि सिनेटिक्स दिया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सूची एक को दो से सुमेलित करना है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल या इंडक्टिव थिंकिंग, तो हमने मॉडल आप जो है टीचिंग भी देखा था, जिसमें इंडक्टिव भी होता है, मिनोमिक्स स्मृति विज्ञान होता है, और इनके अलावा जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर अग्रिम संगठक, और एक समस्या समाधान की रचनात्मक विधि। यानी इसको अलग अलग लोगों ने अपने सिद्धांत दिए, इनको क्या करना है, बस आपको ध्यान देना और लिख लेना कहीं पे कि इनके सिद्धांत प्रीवियस में पूछे गए, तो बस ये याद होना चाहिए किसका कौन सा सिद्धांत है। जैसे यहाँ पे है जो ये है आगमनात्मक सोच, इंडक्टिव जो थिंकिंग है उसके है हिल्टा डाबा, और स्मृति विज्ञान के हैं माइकल प्रेशली, और अग्रिम संगठन जो दिया है वो डेविड आशवेल ने दिया है, और जो यहाँ पे समस्या समाधान की रचनात्मक विधि सिनेटिक्स जो है दिया है वो बिल गार्डन ने दिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रंस, यहाँ पे ये देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू 6 ईयर, यानी जो 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का कितना परसेंट विकास हो जाता है। ध्यान रखिए ये 6 वर्ष से पहले की बात कर रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क का कितना परसेंट विकास हो जाता है, 25%, 65%, 45%, 85%। आप देखिए बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे जो होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए कि मस्तिष्क जो होता है वो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है, और जन्म के समय इनकी औसत माप वयस्क जो मस्तिष्क के आयतन का 25% होता है। यानी जब मस्तिष्क जो होता है में जो आपका माइंड है, जो कि कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल पावर इस दिमाग के पास होता है आपकी बॉडी का, तो ये जन्म के समय इनकी औसत माप जो होती है वयस्क मस्तिष्क जो प्रौढ़ आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो परिपक्व अवस्था में जो एक आपका माइंड होता है उसके आयतन का ये 25% होता है। पहले साल में ये दुगना 50% तक हो जाता है, और ये उत्तरोत्तर 2 वर्ष तक तो ये 75% हो जाता है, और 3 साल तक तो 80%, और 6 साल तक तो 90%, मतलब लगभग पूर्णतः विकास हो चुका होता है। तो पहले साल में बच्चे के सिर्फ 50% होता है, और यही उत्तरोत्तर अगर 2 साल का है तो फिर 25 बढ़ा दीजिए 75 हो गया, फिर 3 साल पे वो 80 हो गया, 6 साल तो ये हो गया कि लगभग 90% तक वो विकास हो सका है। भले ही शारीरिक रूप से अभी वो छोटा है, लेकिन उसका माइंड आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कितना चलता है आजकल, 3 साल 6 साल, और ये तो इनका माइंड नहीं वो कम होता है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर और वो चीजें हैं। तो शारीरिक रूप में वो भले छोटे, लेकिन मेंटली जो है वो पूरे जो है अपनी अवस्था को मतलब कंप्लीट कर चुके होते हैं। ऐसा मान के चलिए 100% वो विकास हो चुका था माइंड का उनके। अरेंज द गिवन ऑब्जेक्टिव फॉर कॉग्निटिव डोमेन इन हायरार्कल ऑर्डर एज द बेसिक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्य की जटिलता के आधार पर पद सोपानिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द गिवन ऑब्जेक्टिव फॉर कॉग्निटिव डोमेन इन हायरार्कल ऑर्डर एज द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। तो टास्क संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्य की जटिलता के आधार पर पद सोपानिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, इवेलुएशन मूल्यांकन, और नॉलेज यानी ज्ञान, एनालिसिस और सिंथेसिस। अब यहाँ पर हमको देखना है कि नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में दिए गए उद्देश्यों को ब्लूम का टेक्सोनॉमी हमने पहले भी कराया था, तो ब्लूम के अधिगम वर्गीकरण से ये लिया गया है। जटिलता के आधार पर संज्ञानात्मक क्षेत्र के दिए गए उद्देश्यों को पद सोपानी क्रम में देखें तो ज्ञान है सबसे पहले। अगर इस तरीके से उनका जो है डायग्राम आपने देखा होगा कि उनका डायग्राम किस तरीके से बना था, तो कुछ इस तरीके से हमने बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी का कि सबसे पहले आपका क्या आता है, चीजों के लिए हम देखते हैं कि नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञान जो है हमारे अंदर जो है जटिलता के आधार पे देखिए ज्ञान है। फिर एप्लीकेशन, उस चीज का हमको एप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। फिर उसका हमको क्या है कि विश्लेषण भी आना चाहिए, संश्लेषण आना चाहिए, फिर मूल्यांकन आना चाहिए। तो कॉग्निटिव क्षेत्र में जटिलता के आधार पर पद सोपानी क्रम कुछ इस तरीके से है। मैथ्स लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड, बिहेवियरल मॉडल, मास्टरी लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल, सिमुलेशन, सोशल लर्निंग।
यहाँ पे भी आपको व्यवहारात्मक प्रतिमान दिया है, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है, और उस मॉडल ऑफ टीचिंग की कौन निर्माण करता है वो है। जैसे ये कि पारंगत अधिगम दिया, प्रत्यक्ष निर्देश दिया, अनुरूपता दिया, सामाजिक अधिगम दिया। इसलिए हमने कहा इंग्लिश पढ़ी वो ज्यादा इसका सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज कर देगा। ये पूछ रहा मास्टरी लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन, सोशल लर्निंग, किसने कौन से जो है सिद्धांत दिए हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे सिद्धांतों से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत घुमा के नहीं आया। 2021 का ही क्वेश्चन है। व्यवहारात्मक प्रतिमान में निर्माणकर्ता की बात करें तो पारंगत अधिगम बेंजामिन ब्लूम में दिया है। प्रत्यक्ष निर्देश किसने दिया? टॉम गुड ने प्रत्यक्ष निर्देश दिया हुआ है। तदात्म्य विसरण किसी व्यक्ति का विशिष्ट पहचान स्थापित न कर पाने की स्थिति है। तो तदात्म्य विसरण क्या है? किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट पहचान स्थापित न कर पाने की स्थिति तदात्म्य है। यह अक्सर युवा पीढ़ी में देखने को मिलता है। तदात्म्य पूर्वबंध निषेध समन्वेषण के बिना प्रतिबद्धता होती है। अतः कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। मैच लिस्ट टू फर्स्ट टू सेकंड। अब यहाँ पे देखिए दिया है थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थियरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, थियरी ऑफ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत है, या तरल बुद्धि का सिद्धांत है, स्वीकृत बुद्धि का सिद्धांत है, ऋण स्थगन। तो यहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत जॉन हॉर्स, तरल बुद्धि का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग, स्वीकृत बुद्धि का सिद्धांत देखिए एरिक इरेक्शन दिया है और रेमंड कैटल। लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं दिया, आपको सही मिलाना है किसका कौन सा सिद्धांत है। जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग का है, तरल बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो रेमंड कैटल का है तरल बुद्धि का। स्वीकृत बुद्धि का सिद्धांत जॉन हार का है, जॉन हान। और ऋण जो अस्थगन है उसका किसका है? तो एरिक एरिक्सन का है, जो यहाँ पे ऋण अस्थगन का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पहले भी आया हुआ है, टू एबिलिटी टू परसीव द विजुअल एंड स्पाटियल वर्ल्ड जो है एक्यूरेटली परटेन्स टू विच ह्यूमन एबिलिटी। यानी हमने पहले भी बहुविध बुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के गार्डनर के सिद्धांत को पढ़ा था। उनके अनुसार सटीकता से दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रतिक्षण की योग्यता मानव की किस योग्यता से जुड़ा है। यानी आप बहुत ही सटीक कोई भी चीज विजुलाइज करें तो वो नेचुरलिस्टिक है, इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिक है, इंट्रापर्सनल है, स्पाटियल है, स्थानिक है। तो यहाँ पे देखिए जो बुद्धि का बहुविध सिद्धांत है, मल्टीपल जो आपका कह सकते हैं इंटेलिजेंस है, तो बुद्धि का बहुविध सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। उनके अनुसार बालक में जो है जन्मजात सभी प्रकार की बुद्धि बालक में नहीं होती, कुछ प्रकार की बुद्धि वह सामाजिक वातावरण में भी आकर सीखता है बालक। बुद्धि का बहुविध सिद्धांत लर्नर को सीखने में सहायता करता है। बहुविध बुद्धि निम्न प्रकार की होती है: तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषी या भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। तो ये देखिए अलग अलग बुद्धि के प्रकार को यहाँ पे डिफाइन किया है। शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता से दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रत्यक्षण की योग्यता मान की स्थानिक योग्यता से जुड़ा होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम यानी रट नियंत्रवत स्मरण विधि से दूर रहना चाहिए, यानी वो क्लियर कर ले टीचर की ये रटने वाली विधि से दूर रहना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन के साथ जोड़कर देखना चाहिए। कोई भी टीचर है जब पढ़ाए, या टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बाहर से चीजों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो चिंतनशील शिक्षण एक अभ्यास होता है जिसमें ये सीखना शामिल है कि अपने वातावरण से सीखकर एक अधिक आकर्षक शिक्षक हम कैसे बन सकते हैं। एक शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीखने को रटने की विधि से दूर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा नए ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित किया जाए, है ना। इस तरीके से शिक्षक को ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर देखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडल्ट लर्नर। प्रौढ़ जो अधिगम करता है उनकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो अडल्ट लर्नर है। उनका है कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ, शारीरिक क्रियात्मक वृद्धि, या इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद पीर ग्रुप, समकक्ष समूहों के साथ गतिविधियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण, एबिलिटी टू एक्ट रेशनली तर्कसंगत रूप से कार्य करने की योग्यता, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, अधिगम मार्गदर्शन और नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सीधे देखिए जो अडल्ट लर्नर होता है उसकी पहले भी विशेषताओं पे हमने बात की थी कि वो बहुत ही ज्यादा
मतलब कि प्रौढ़ मतलब मैच्योर होता है, लॉजिकल बातें सोचता है, बहुत ही बैलेंस अप्रोच लेके चलता है। तो प्रौढ़ जो है यानी जो अडल्ट लर्नर है, वयस्क शिक्षा उसकी खुद सेल्फ गाइडेड होता है। यानी वही हमने कहा कि यूजीसी नेट आपको क्लियर करना है, आपने कहीं से कुछ देख लिया, लेकिन आप खुद से गाइड होंगे कि हमको पढ़ना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, इस एग्जाम को निकालना कैसे है। तो जो अडल्ट लर्नर है वो स्वनिर्देशित है, वो लॉजिकल रूप से कोई भी काम करता है, लक्ष्य के उन्मुख होता है, यानी उसकी लाइफ में एक गोल होता है और ज्ञान और जीवन के अनुभव का वो उपयोग करता है। आत्मनियंत्रण भी उसके अंदर जो है, आत्मनियंत्रण जो है ये भाव भी होता है। तो ये सभी अडल्ट लर्नर के हैं। अडल्ट लर्नर आए तो आप अपने को ध्यान में रख के लगाइए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, है ना, काफी क्वेश्चन आज करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये बना रहे हैं। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट बार चैनल पे आए तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी इनको यूजीसी नेट देना है, उनके तक ये वीडियो पहुंचाएं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम से, वहां पे आप जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।